Accounting for first year commerce students. स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की फाइनली प्रिपरेशन की। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी, हम उसके स्टेप्स क्या लेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूं। सबसे पहले बिजनेस का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है करीम ट्रेडर्स। फिर उसके बाद स्टेटमेंट का नाम यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और फिर तीसरी लाइन पर तीसरी रो में हमने डेट लिखनी है जिस डेट के ऊपर हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ December 31st 2019, इस तरह हमने डेट लिखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, एक कॉलम कैश बुक का और एक पासबुक का। बैंक स्टेटमेंट जो हमें बैलेंस शो करेगी वो हमें पासबुक के अंदर लिखना है, यानी यहाँ इस कॉलम में लिखना है। और हमारा कैश रिकॉर्ड जो हमें शो करेगा वो बैलेंस हमने यहाँ कैश बुक के कॉलम में रखना है। यहाँ पर्टिकुलर्स की जगह लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, या इसको मैंने जो खाली छोड़ा है वो इस वजह से छोड़ा है क्योंकि आपके पास जो स्टेटमेंट्स बनती हैं उसमें कोई प्रॉपर कॉलम्स नहीं होते। हम स्टेटमेंट के अंदर ये जो कॉलम्स हमने बनाए हैं ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, ताकि अलाइनमेंट सही रहे आप लोगों की, इसलिए हमने इसको इस तरह से रखा है। बैलेंसेस एज पर ये अल्फाज लिखे जाएंगे पर्टिकुलर्स की जगह पर। बैलेंसेस एज पर कैश बुक का बैलेंस हमने 3,12,900 ये जो हमें गिवन था ये हमने लिख दिया, और पासबुक का जो बैलेंस था ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम इससे पहले बात कर चुके हैं आइटम्स और डिसएग्रीमेंट की। उन डिसएग्रीमेंट्स के आइटम में सबसे पहले हमारे पास आया अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ गुज़िश्ता वीडियो में कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा बैंक स्टेटमेंट में से लेस होंगे। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ होगा उसमें से हमें इसको लेस करना होगा। इसी तरह से बैंक चार्जेस के नाम से अगर हमें दिया जाएगा तो उसको हम कैश बुक में से लेस करेंगे। लेस करने वाला, मैं फॉर्मेलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेस करने वाले अमाउंट को हम ब्रैकेट में शो करेंगे ताकि हम इसकी यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे या नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे। ये ब्रैकेट अकाउंटिंग में शो करता है नेगेटिव बैलेंस को या डिडक्शंस को। 3,12,500 विदाउट ब्रैकेट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि पॉजिटिव अकाउंट है, पॉजिटिव बैलेंस है हमारा। इसी तरह से हमने इसको लेस क्यों किया, इसको दोबारा दोहरा दूं। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स थे जिन चेक्स को हम डिफरेंट कस्टमर्स को इशू कर चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक प्रेजेंट नहीं किए बैंक में पेमेंट के लिए, इसलिए हम अपने पास इसको ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं। अब हम जब बैंक में से डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस हमारा ये डिसएग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से बैंक सर्विस चार्जेस हों या बैंक चार्जेस हों जो बैंक हमारे अकाउंट से डेबिट कर चुका है या डिडक्ट कर चुका है, उसको भी हमें अपने पास से लेस करना होगा क्योंकि बैंक तो अपने पास से ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका है। हमने उसको अब यहाँ से डिडक्ट करना है। बैंक मार्कअप जो क्रेडिट है, बैंक मार्कअप यानी बैंक मार्कअप क्रेडिट का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में हमारे डिपॉजिट्स पर मार्कअप दिया है जो कि हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, तो इसको हमने भी अपने पास इंक्लूड करना होगा क्योंकि यह अनरिकॉर्डेड था जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आई थी। इसी तरह से हम जो चेक्स डिपॉजिट करवा चुके होते हैं और वो रिटर्न हो जाते हैं, डिसऑनर्ड हो जाते हैं या बाउंस हो जाते हैं, उन चेक्स को हमें कैश बुक में से माइनस करना होता है क्योंकि हमने कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करवाए थे। बैंक तो जब तक अमाउंट शामिल नहीं करेगा हमारे अकाउंट के अंदर जब तक बैंक के अंदर पैसे कलेक्ट ना हो जाए। अब उन चेक्स के ऊपर जो हमने डिपॉजिट करवाए थे वो डिसऑनर हो गए, किसी भी वजह से डिसऑनर हुए, कोई भी रीज़न था उनका जिस वजह से वो डिसऑनर हुए और उसकी वजह से हम उसको कलेक्शन नहीं कर पाए। लिहाजा हमने जो पहले अपने जिस वक्त हमने चेक जमा करवाया था उस वक्त हमने अपने अकाउंट के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया था कैश बुक के अंदर। अब हम इसको डिडक्ट करेंगे so that we can find a equal balance, an equal balance. Okay, less acceptances payment, किसी भी किस्म की acceptance payment। acceptance payment क्या होती है, हमने कोई नोट्स पेबल या किसी भी किस्म का कोई बिल पेबल बैंक के अंदर रखवाया हुआ था कि जैसे ही इसकी मेचोरिटी डेट आ जाए या इसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो ये पेमेंट आप बैंक से कर सकते हैं। लिहाजा ये 180 हम पहले डिडक्ट कर चुके थे, अपने पास से हमने डिडक्ट नहीं किए थे, बैंक उसको पहले डिडक्ट कर चुका था। जब बैंक स्टेटमेंट आई तो पता चला कि एक्सेप्टेंसेस पेड हो चुकी हैं, लिहाजा हमने उसको बर वक्त अपने पास भी
डिडक्शंस की। इसी तरह जैसे कि किसी किस्म की एक्सेप्टेंस पेमेंट की जाती है, बैंक हमारे बिहाफ पर कुछ बिल्स कलेक्ट कर लेता है, बिल रिसीवेबल हो या नोट्स रिसीवेबल हो, वो हमारे पास कलेक्ट कर लेता है, हमारे अकाउंट में इंक्लूड कर देता है पैसे, लेकिन उसका हमें नहीं मालूम होता। लिहाजा जैसे ही बैंक स्टेटमेंट आई, हमें उसका इल्म हुआ, तो हमने वो अमाउंट इसमें इंक्लूड करना है। अनरिकॉर्डेड चेक्स, ये वो चेक्स थे जो हमने पेमेंट तो कर दी थी, हमने इशू तो कर दिए थे, और बैंक से पेमेंट भी हो चुकी, लेकिन कैश बुक के अंदर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। लिहाजा हमने उसको अनरिकॉर्डेड चेक्स को, जो हमने लाइबिलिटीज़ के लिए या डिफरेंट एक्सपेंस के लिए दिए थे, वो हमने मज़ीद माइनस किए। इसके बाद अब आप अगर देखें तो यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, वो माइनस किए थे। 3,12,500 में से 800 के चेक माइनस हुए, तो 3,11,700 का एक अमाउंट हमारे पास आ गया था। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें प्लस और माइनस करते हुए आए, तो हमारे पास अब बैलेंस 3,11,700 आ गया। इट मीन्स कि वी हैव रीच्ड एट अ करेक्टेड बैलेंस या एडजस्टेड बैलेंस, जो कि दोनों साइड्स का यानी कैश बुक का भी और पासबुक का भी बैलेंस इक्वल है। ये हमें रिकंसिलिएशन में लाना होता है। अब जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रह गया वो ये कि कौन सी चीज़ को किस वक्त प्लस की जाए, कौन सी चीज़ को किस वक्त माइनस किया जाए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बताऊंगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ से प्लस करना है, कहाँ से माइनस करना है। ये फॉर्मेलिटीज़ हमने बतानी थी। इसके हवाले से अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरीज हों तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।